अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, लास्ट वीक हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज़ पाशा से हमारी बात हुई थी और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने जो इंकशाफात किए थे, सबसे पहले जो हमारा पिछला माली साल है, माली साल 2019-20, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ, जो सरकारी आदादोशुमार जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया, -0.48% के करीब जो है वो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव साइड पे थी। डॉक्टर पाशा की टीम जो है, उनका ये मानना है कि ये तकरीबन नेगेटिव 1.5%, नेगेटिव 1.5% तक जो है वो शरानमू गिरी है। और उसमें लोकस्ट का अटैक भी जो है वो इसमें शामिल था। एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हैं, फिर एलएसएम ग्रोथ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एलएसएम ग्रोथ पाकिस्तान में गिरी है, ये भी हिस्टोरिकली है। और अभी भी अगर हम ताज़ा तरीन आदादोशुमार उठा के देखें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, और उनका ये कहना है कि एलएसएम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो मई 2020 में इसमें 24.80% ऑलमोस्ट 25% की जो है वो कमी हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें, तकरीबन 31% जो है वो कमी टेक्सटाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस में। सो ओसीएसी ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी के अंडर जो 11 सेक्टर्स आते हैं, उन 11 में से कमोबेश 10 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो उनकी जो ग्रोथ है वो गिरी है, वो कम हुई है। ऐसे में अब जब हुकूमत इस पूरे निज़ाम को, इस पूरी मईशत को अपलिफ्ट करना चाह रही है और फोकस करके आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के हवाले से कि तामीराती सनत जो है वो पाकिस्तान में मईशत को संभाला देगा, ये अप्रोच किस हद तक सही है, इस अप्रोच में किस हद तक फ्लॉज हैं, या क्या हमारी इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन है इस वक्त दुरुस्त सिमत में है या नहीं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज पहली मर्तबा हमारे इस पूरे सेगमेंट में इकोनॉमी वॉच के किसी प्रोग्राम में आज शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जनाब डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अकमल हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अकमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक, आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जो बात की जा रही थी लास्ट ईयर की हमारी जो जीडीपी ग्रोथ -0.48%, लेकिन हफीज पाशा थिंक टैंक जो है वो तकरीबन 1.5% नेगेटिव की बात कर रहा है। ये फरमाइएगा कि प्री कोरोना और क्या हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से हुकूमत बता रही है बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत में थी, बाद में सारी चीज़ें जो वो कोविड के खाते में डाली जा रही हैं, हम कहाँ खड़े थे सर? डॉक्टर नदीम, देखिए जी, ये हम कह के थक गए, इसको बहुत कुछ लिखा भी है। हमारी ग्रोथ रेट पिछले 30 सालों से गिर रही है और मुसलसल गिर रही है। ये कोई नई बात नहीं। कोविड ने तो आके एक धक्का लगाया और ठीक है, इस वक्त ठीक है नेगेटिव ग्रोथ रेट है, बल्कि पिछले क्वार्टर में तो नेगेटिव 12% ग्रोथ थी, 12%। ठीक है जी, और आप ठीक है कि हम जो रोज मेजर करते हैं और टीवी पे रोज नारे लगाते हैं कि एलएसएम कितनी है, हो गया, पिछले 30 साल से आपकी ग्रोथ मुसलसल गिर रही है और मुसलसल गिरती रहेगी। मसला ये है कि इस वक्त इकोनॉमी को एक गहरा बीमारी, इस वक्त नहीं, पिछले 30 साल से गहरी बीमारी है। वो बीमारी को हम ठीक नहीं कर रहे। हम पोचे लगाते हैं, आईएमएफ को बुला के थोड़ी सी बैंडेड लगा दी, यहाँ टाकी लगा दी, यहाँ चिप्पी लगा दी, या पतंग उड़ाते थे चिप्पी लगाते थे। ये पतंग पे चिप्पी बहुत लग चुकी है, पतंग डूबने वाली है, खत्म हो चुकी है। तो या तो प्रॉपर रिफॉर्म करे, अगर रिफॉर्म नहीं करना तो फिर ये गिरती जाएगी। कोविड का तो बहाना ही है, ठीक है, कोविड में आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी रिकवरी भी कर जाएगी कोविड के बाद। मैं नहीं कहता रिकवरी करेगी। पीएचडी ने बहुत बड़ा, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने पूरी किताब इस पे लिखी हुई है, बहुत सारा लिखा हुआ है। यस, रिकवरी होगी, कोई नहीं कहता रिकवरी नहीं होगी, पर अगले साल भी रिकवरी के बावजूद अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो 2%। अच्छा, हमें चाहिए जो ग्रोथ है, हमें जो चाहिए ग्रोथ, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है, नौजवान बच्चे हैं जो पॉपुलेशन में अभी लेबर फोर्स में आ रहे हैं। हमें 8% ग्रोथ चाहिए, एक साल नहीं, मुसलसल अगले 30 साल। अच्छा, हमें चीन की तरफ मुसलसल 8% लानी है, पर हम उसके करीब भी नहीं है, कोई किसी तरीके से करीब नहीं। तो असल बीमारी क्या है सर? पिछले अगर आप 3 डेकेड्स की बात करें तो असल बीमारी क्या है पिछले 30 सालों में? और ये जो आदाद शुमार हमें दिखाए जाते हैं कि रिकॉर्ड 5.7% और 8 और 10%, और उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, ये असल बीमारी क्या है फिर हमारी मईशत को? डॉक्टर साहब,
असल बीमारी ये है जी कि एक तो पॉलिसी ना अहली, पॉलिसी बनती नहीं ना बनाई जाती है, सिर्फ डोनर्स के कहने पे, ये IMF के कहने पे चेपियां लगाई जाती है, अपनी पॉलिसी नहीं बनाई जाती। नंबर 2, आपकी जो भी हुकूमत है वो बिजनेस अनफ्रेंडली है, वो सिर्फ लोगों को तंग करने पे मजबूर है और कुछ नहीं, जो कोई काम करता है उसको जूते मारते हैं। नंबर 3, आप भीख मांगने आती हैं, सिर्फ भीख पे गुजारा करते, अपने बाजुए जान पे गुजारा नहीं करते। आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, आप बाहर फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आते हैं, उसको मराते इतनी देते हैं कि खत्म हो जाता है। अपनी पुरानी जो बुढ़ी बिजनेस है जो खत्म हो रही है, बिजनेस की इतनी मराते दी हुई है कि आप बुढ़े लोगों को जिंदा रखा हुआ है, वो भैया उनको जाने दे, कोई नई बिजनेस आने दे, नई बिजनेस आने नहीं देते। तो आपने इन्वेस्टमेंट में दुश्वारियां डाली हुई, आपने काम में दुश्वारियां डाली हुई है, आपने एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी डाली हुई है, आपने ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है जिसको पॉलिसी बनानी नहीं है। और क्या बताऊं। ठीक है, डॉक्टर अकमल आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा सर, ये जो रिफॉर्म्स की हमेशा बात होती है, रिफॉर्म क्यों इतना मुश्किल है, इस तरह से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जहां कुछ बेहतर करना चाहते हैं उससे ज्यादा संगीन मसाइल हमारे सामने खड़े होते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या वो बैरूनी हो। जी, रिफॉर्म्स को पहले जरा डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस डिस्कशन के अंदर उसका मतलब क्या समझते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मानी उसको देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब अगर आप कोविड-19 से जब निकलेंगे इंशाअल्लाह, तो हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि मईशत को एक नई सिमत में लेके जाएं, रिफॉर्म्स ऐसे हों। लेकिन सर कतई कलामी माफ कीजिएगा, ये हुकूमत तो क्लेम कर रही थी कि हम कोविड से पहले बिल्कुल दुरुस्त सिमत में थे, हमने अपने एक्सटर्नल अकाउंट जो है उसको इतना खसारे को कम कर दिया था। ये नहीं बताते एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ योर डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये नहीं बताती हुकूमत हमें। सर जी, मैं वही अर्ज करने लगा था कि अभी तक जो हमारी मईशत चलती रही है वो अमीरों की बुनियाद पे चलती रही है और अमीरों के लिए चलती रही है। आपकी जो जब ग्रोथ होती भी है तो उसका गरीबों पे बहुत कम असर पड़ता है, अमीरों पे ज्यादा पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से आप देखें ना कि 70 साल के बाद भी 1/3 हिस्सा पाकिस्तान की पॉपुलेशन का वो गुर्बत की सतह के नीचे है। बल्कि अब कोविड-19 के बाद अब जब कोई एक ऐसी दुश्वारी पेश आई, बीमारी आई, तो तकरीबन 50% जो आपकी आबादी है वो गुर्बत की सतह से नीचे हो गई है। गरीब और अमीर का फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपका जो मुआशरा है उसकी जो मुआशरे की फैब्रिक जो है ना वो खतरे में पड़ गई है। तो इसलिए जो आपने नई सिमत बनानी है, जो आपने रिफॉर्म्स बनाने हैं, वो उनका मकसद ये होना चाहिए कि मईशत का जो ढांचा है वो अवाम के लिए, गरीबों के लिए बने और गरीबों के जरिए गरीबों की सलाहियतें डेवलप की जाएं और उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर ग्रोथ हो और उस ग्रोथ का जो फल है वो भी गरीबों को मिले, ठीक है, थोड़े से लोगों की एलीट को ना मिले। ये यानी हम मैस लेवल पे हम मैस लेवल पे हम एसएमईज को प्रमोट करें, हम उनके लिए कंड्यूसिव माहौल पैदा करें कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और वहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। डॉक्टर नदीमुल हक आप फरमाइएगा सर, ये जो इस वक्त हमारी पिछले 20-22 महीने में पीटीआई हुकूमत में फिस्कल और मॉनेटरी दोनों पॉलिसीज के हवाले से देख लें, दोनों साइड अगर हम उठा के देखें तो बहुत टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी साइड हम मैनेजमेंट यहां पर देख रहे हैं। अब 13.25% से आप 6% से 13.25% पे लेकर चले गए अपने शरह सूद को, उसके बाद आप दोबारा नीचे ही लेकर आए। ये पॉलिसी किसके लिए थी? क्योंकि बात यही है कि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, रोजगार के मौके पैदा नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। 13.25% में ना आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है और ना ही एक्सचेंज रेट पे आपकी जो है जाहिर के इंपोर्ट सस्ती होगी तो आपका रॉ मटेरियल, एक बड़ा मिसमैच है सर हमारी पॉलिसीज में। देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए। नंबर एक तो ये टीवी पे बड़ा अच्छा लगता है कि हुकूमत की एक नहीं आती, ठीक, और मईशत कोई हवाई जहाज नहीं है, हवाई जहाज सॉरी छोड़े, कोई फाइटर जेट नहीं है,
या कोई पत्नी है जिसको तुनका देके इधर मदद उधर कर दें, कोई फाइटर जेट नहीं इधर उधर कर दें। मैशत एक चीज जो कि खुद ही चल रही है, उसको हुकूमत बहुत थोड़े धक्के लगा सकता है, बहुत थोड़े काम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैशत को एक क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देना, एक पॉलिसी का तरीकेकार देना। ये हर हुकूमत आगे शोर मचाती है कि कसूर पिछले का था, कसूर उसका था, मेरा कसूर नहीं, कसूर उसका था। ये नवाज शरीफ ने भी कहा, जरदारी ने भी कहा, मुशर्रफ ने भी कहा, उससे पहले हर हुकूमत यही कहती कसूर दूसरे का था, और हर हुकूमत आके काम वही करती। पहले दिन आते साथ IMF के आगे घुटने जोड़ते हैं, दूसरे दिन भीख मांगते हैं, तीसरे दिन कहते हैं जी हमने बस सब कुछ ठीक कर दिया। ठीक ठीक क्या किया भाई? बात वही है। इन्वेस्टमेंट देखें ना, छोड़ दें आप ये जो फिगर आप ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट अभी 15% बल्कि 13% बैठी हुई। कब वो कोविड से पहले भी इतना बैठी हुई थी, कब से बैठी हुई? पिछले 15 साल से 20 साल से इन्वेस्टमेंट बढ़ती नहीं आती, शायद 1 साल ऊपर गई, कभी नहीं गई ऊपर। ठीक है, बाकी देख लें आप, ग्रोथ आपकी कभी ऊपर जाती, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट अब गिनते ही नहीं है। ठीक है, आप देख लें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस देख लें, आज है 1.5 ट्रिलियन लॉसेस बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से, अभी से नहीं। बिजली का नुकसान 5.5 ट्रिलियन है पिछले 11 साल में। अब ये किसी हुकूमत का कसूर नहीं, पर सबका मिलकर कसूर, सबका मिलकर कसूर है कि आप बिजली का निजाम ठीक नहीं कर सकते, शुगर का निजाम ठीक नहीं कर सकते, गेहूं अभी भी खरीद रहे हैं, पहले भी खरीद रहे थे, बरतानिया के जमाने से खरीद रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ जो बरतानिया छोड़ गया था वही काम हम कर रहे हैं, बाकी छोड़ दें आप ये कि इनका क्या कर सकते, उनकी क्या कर सकते, वो खुदा के वास्ते बरतानिया से तो आगे निकले, नहीं तो बरतानिया को वापस दे दें। ठीक है, ठीक। डॉक्टर नदीमुल हक और डॉक्टर अकमल हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सवाल है कि जब हम 22वें 21वें 22वें प्रोग्राम में हैं IMF के, और हर प्रोग्राम में IMF जो है वो नथी करता है आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, आपकी मईशत को डिसिप्लिन करने के हवाले से, आपके मुआशी क़िबले को दुरुस्त करने के हवाले से, आपके इस्लाहाती निज़ाम को लेकर आने के हवाले से, लेकिन वो होता नहीं है। या तो फिर IMF गलत कहता है, या फिर हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो चीज़ कर सकें। ये सवाल मैं अपने दोनों पैनलिस्ट के सामने रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर नदीमुल हक, ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि IMF जो है वो कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट करें, अपनी मईशत को दस्तावेजी सूरत में लेकर आएं, आप अपना मुआशी क़िबला जो है उसको दुरुस्त करें, रिफॉर्म्स लेकर आएं। ये सारी अच्छी बातें IMF करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 21-22 प्रोग्राम हो गए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सके। बात तो वो अच्छी करता है, फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? देखिए जी, ये भी बात गलत है कि IMF अच्छी बातें करता है। IMF एक इदारा है जो सिर्फ मुल्कों को डूबने से बचाता है। उसका काम नहीं है कि वो, मैं IMF में 30 साल काम करता रहा, मैं आपको बता सकता हूँ, IMF का काम ये नहीं है कि मुल्क को ठीक करे। वो सिर्फ जैसे आप एक, जब आपको चोट लगे या खुदा ना खास्ता कोई चीज हो, आप इमरजेंसी रूम में जाते हैं तो मलहम पट्टी करके आपको निकाल देते हैं, बाकी काम आपका होता है। तो IMF कोई नहीं ठीक देती एडवाइस, IMF का काम है आपको मलहम पट्टी करके निकालना, बाकी काम आप वो हम कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बट हमारी हुकूमत में कोई अहलियत नहीं है काम करने का, हमारी हुकूमत में कोई रिसर्च नहीं होती, हमारी हुकूमत में कोई पॉलिसी नहीं होती, हमारी हुकूमत में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो पता चले कि हो क्या है। आप देखें वेबसाइट की गवर्नमेंट की, ना कोई रिपोर्ट होती है, ना कोई निकलता है तो कुछ कर क्या रहे हैं, ना कोई पॉलिसी निकलती है, ना कैबिनेट के मिनट्स निकलते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हुकूमत को तहकीक करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर किसी ने ये बातें करनी तो है, सोचना तो है ना। सोचे बगैर पॉलिसी नहीं बन सकती। ये आप सोच रहे हैं कि पॉलिसी IMF बनाएगी, ये वर्ल्ड बैंक बनाएगी, ये हमारी गलत सोच है। बेकारी कभी तरक्की नहीं करता, बेकारी रहता है। हमें भीख से निकलना है, हमें आगे चलना है। डॉक्टर अकमल, इस हालात में फिर हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? हमारे यहाँ तो कोई रिसर्च का, कोई तहकीक का कोई निज़ाम ही नहीं है, बहुत लिमिटेड पैमाने पे, और सरकारी पैमाने पे तो है ही नहीं। और जो नंबर्स इवन अगर हमें PBS की तरफ से भी आते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान होता है। डॉक्टर अकमल, हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे फिर? जी देखिए, इस वक्त जो बुनियादी जरूरत है ना, जिसकी आपने शुरू में बात की, वो ये है कि ग्रोथ को जंप स्टार्ट करना है। दो इशू, एक ग्रोथ को जंप स्टार्ट देना है, ग्रोथ शुरू करनी है, और दूसरा ग्रोथ को सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर रखना है। अब ये दोनों जो चैलेंजेस हैं, इनके अलग-अलग इलाज हैं। ये
मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के हैं ये, और दोनों, और इनके इलाज भी मुख्तलिफ है। जो फौरी तौर के ऊपर आपने ग्रोथ को जनरेट करना है, उसके लिए एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाहिए हुकूमत की तरफ से। अब देखें, जो डॉक्टर नदीम उल हक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि IMF जो है ना, वो शॉर्ट टर्म की पॉलिसी आपको देता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर आपका जो क्राइसिस था उस वक्त, फाइनेंशियल क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज आपको बताई जिनके जरिए आपकी मईशत को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो वक्त आ गया जबकि मईशत को कॉन्ट्रैक्शन से बाहर निकाल लें और ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। तो ग्रोथ तभी हो सकती है अगर मुल्क के अंदर एग्रीगेट डिमांड जनरेट हो। अब आप इतने सारे लोग गरीब हैं, आपके जो बड़े सरमायादार हैं उनका भी बड़ा गर्क हो रहा है। तो ग्रोथ एग्रीगेट डिमांड जो जनरेट करनी है वो हुकूमत के स्टिमुलस पैकेज के जरिए होती है। लेकिन सर आप ये फरमाइएगा जो स्टिमुलस पैकेज आपकी जो बात कर रहे हैं, हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन को खोलने की बात की है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो एलाइड इंडस्ट्री को खोल के चलेगा। डॉक्टर हफीज पाशा थिंक टैंक जो है वो कहता है कि पहली दफा हम कंस्ट्रक्शन से अपनी इकोनॉमी को खोलने जाएंगे, अदरवाइज आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो आपकी इकोनॉमी को लेके चलता है। क्या ये अप्रोच हमारी दुरुस्त होगी डॉक्टर अकमल? ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि जो देखें ना, अब बरतानिया की हुकूमत ने 15% अपनी GDP के पैसे स्टिमुलस पैकेज में लगाए हैं। तो मेरा ये अंदाजा है कि अगर जैसे बाकी पसमानदा ममालिक को टारगेट बना रहे हैं कि अपनी GDP का 5% हिस्सा इस स्टिमुलस पैकेज में लगा दें। अच्छा, अब वो स्टिमुलस किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? अब अगली बात तो ये है कि कहाँ जाएगा हुकूमत का पैसा। सबसे पहला जो जरूरत है, जो कि हमने इस पेंडेमिक में देखी, वो ये है कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा। बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके तहसील हॉस्पिटल्स और फिर बड़े अस्पताल, वो आप डेवलप करेंगे, उनके जरिए नौकरियां भी जनरेट होंगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो पहला काम तो ये है कि आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ स्टेप्स लें। ठीक है, यानी यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ आप स्टेप लें। दूसरा जो है, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा डॉक्टर नदीम का भी मैं जो है इसके ऊपर टेक लेना चाहूंगा। सर ये फरमाइएगा, जो सबसे बड़ा इस पेंडेमिक में हमें मसला सामने आया, पूरी दुनिया को अगर देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आया उसकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, गैर दस्तावेजी मईशत। हमारे पास तो नंबर्स ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो पूरी दुनिया जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ है। ये कितनी बड़ी एक पाकिस्तान के साथ मिसहैप आप कह लें, एक बदकिस्मती की बात है कि हमारी इतना एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो आपकी उसमें शामिल ही नहीं है आपकी मईशत में। ये देखिए, ये आप टेलीविजन वाले लोगों को बड़ा शौक है कहने का, और आपको ये कहते हैं सरकारी एहलकार। हम दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अपने आप को कहता है हम चोर हैं, पैरेलल इकोनॉमी है, सब कुछ है। आप अगर इस पर जरा सा गौर करें थोड़ा सा, IMF के नंबर भी मौजूद है, हमारे नंबर भी मौजूद है, हम सब ने इस पर काम किया हुआ। पैरेलल इकोनॉमी जरूर है, पर ये नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा है, इंडिया से बहुत ज्यादा या बांग्लादेश से बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन सर हमारे पास वही चीज कह रहे, सर चोर नहीं कह रहे, अनडॉक्यूमेंटेड कह रहे, गैर दस्तावेजी कह रहे हैं। जी मैं भी वही बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। एक तो हम लोगों ने, ये मैं कह रहा हूं ना, तहकीक की बात नहीं हम करते। मीडिया सोचता है वो तहकीकी इदारा, और मीडिया रोज सुबह उठ के जो भी सुनता है शाम को बोल देता है। अनडॉक्यूमेंटेड इनफॉर्मल जो भी इकोनॉमी है हमारी, वही है जो बाकी दुनिया में भी है। हमने सिर्फ शोर ज्यादा मचाया बिकॉज हमारे सरकारी एहलकारों को शौक है कि वो काम ना करें, वो उंगलियां उठाए और गालियां दें कि भाई आप लोग चोर हैं। हम वाहिद कौम है जो अपने आप को चोर कहती है। इंडिया नहीं कहता, बांग्लादेश नहीं कहता, इंडोनेशिया नहीं कहता, ठीक है, आप लोग सिर्फ कहते हैं। आप लोगों के पास कोई है सबूत? मैं मांगता हूं सबूत, कोई सबूत नहीं देता। कोई ऐसा सबूत नहीं, हम देख चुके हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को, आपके पास भी आईडी कार्ड है, मेरे पास भी आईडी कार्ड है, सबके पास है, ठीक है ना जी। यस, टैक्स चोरी होती है, दुनिया जहान में होती है, अमेरिका में टैक्स चोरी होती है। ट्रंप साहब अपने कार्ड नहीं दिखा, टैक्स फॉर्म नहीं दिखा रहे पिछले 30 साल के, ठीक है जी। ये दुनिया का निजाम है, खुदा के वास्ते ये छोड़ दे मुसीबत। असल बात जो है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पैसा नहीं देना चाहते।
हम लोग सारा वक्त करप्शन 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 करते रहते हैं, करप्शन का आज तक प्रूफ नहीं मिला। मुझे तो प्रूफ तो दिखाए ना पहले, प्रूफ तो मिलता कोई नहीं, केस हो जाता है कोर्ट में, कोर्ट निकाल देता है बात, फिर केस आता है कोर्ट फिर निकाल देते हैं, बंदे जेल में डालो, आप एक काम नहीं कर सकते। तो हुकूमत में कैपेसिटी नहीं प्रूव करने की, हुकूमत में कैपेसिटी नहीं समझने की। और मैं हैरान हूं, मेरे दोस्त डॉक्टर साहब कहते हैं हेल्थ बना दो, ये बना दो, वो बना दो। ये हुकूमत क्या कहते हैं, गेहूं नहीं खरीद सकती, ये हेल्थ क्या बनाएगी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर? ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये क्या बनाएगी? अगर पैसे खर्चने तो फेंकने, पैसे फेंकते वो फेंक दे, तरक्की उससे कोई नहीं होनी पैसे फेंकने से। ये ख्याल ही अगर तरक्की होनी है सिर्फ पैसे फेंक। तो सर फिर इलाज क्या है डॉक्टर साहब? अगर इतनी मायूसी है, अगर इतनी इम्पोटेंसी है, तो फिर इलाज क्या है सर डॉक्टर साहब? जी मेरी डॉक्यूमेंटेशन। जी बताइए अकमल साहब। अकमल साहब प्लीज सर जरा थोड़ा सा इश्यू पर आ जाएंगे, क्योंकि हमने तो शुरू से यही सुनते आए कि जो गैर दस्तावेजी मईशत है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ा हमारी तरक्की में जो है बहुत बड़ी रुकावट है। डॉक्टर अकमल आप क्या कह फरमाएंगे इसके ऊपर? ये तो रेड हेरिंग है जी, ये बिल्कुल नदीम ठीक कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की डिबेट, इसको आप खत्म करें। सारी दुनिया के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हिंदुस्तान के अंदर भी 50% उनकी मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है। सवाल यह है कि आपने ग्रोथ कैसे जनरेट करनी है और उसको मेंटेन कैसे करना है और ग्रोथ को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है ताकि उससे आम लोगों को फायदा हो और आम लोगों को नौकरियां मिले। अब मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि अब 3 स्टेप्स की जरूरत, 3 इकदाम की जरूरत है। एक मैंने जैसे अर्ज किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीमुल हक को खदशा है कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। असल में वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू यूज आवर कैपेसिटी। प्रॉब्लम ये है, कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी टू यूज द कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। अब आप ब्यूरोक्रेसी देख ले, ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग लायक लोग भी मौजूद हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रक्चर, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, इवैल्यूएट करने की जरूरत है ताकि वो मुल्क की तरक्की के अंदर शामिल हो सकें। और ये जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जहां जहां इफेक्टिवली बना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हुकूमत के इदारों ने बनाए। नेशनल हेल्थ सर्विस बरतानिया की दुनिया की बेहतरीन हेल्थ सर्विस है, वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाई हुई है। तो इसलिए मैं हेल्थ का इस हवाले से बात कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा जरा अब आगे बढ़ते हैं सर, और बात है एमनेस्टी स्कीम की। इट्स पीटीआई गवर्नमेंट पिछले 22 महीने में दूसरी एमनेस्टी स्कीम, और ये एमनेस्टी स्कीम जो है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है, नो क्वेश्चन आस्क, और 31 दिसंबर तक अगर आप रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें। बात यह है कि हम एफएटीएफ के प्रोग्राम में फैटफ क्या हमें इसकी इजाजत देगा, हमें आईएमएफ इसकी इजाजत देगा, और फिर अगेन क्यों हम एक सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको एमनेस्टी दे रहे हैं? ये सवाल मैं दोनों पैनलिस्ट के सामने रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर नदीमुल हक फरमाइएगा, अगेन एक और एमनेस्टी स्कीम, नो क्वेश्चन आस्क, क्यों? देखिए जी, एमनेस्टी स्कीम एक किस्म का तमाशा है, जैसे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तमाशा है। एमनेस्टी देने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट गेम खेलते हैं क्योंकि इनमें वाकई सलाहियत नहीं है, काम नहीं कर सकते। ये सबसे मैं डिसएग्री करता हूँ। ये बातें इंडिविजुअली कोई एक आधा बंदा अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, बट टैक्स का एनालिसिस करना, इकोनॉमिक एनालिसिस करना अंग्रेजी बोलने का काम नहीं, जरा कोई और काम है थोड़ा सा। फिर उसको ये भी नहीं कि एक बंदा कर सकता है, एक सिस्टम बनाना होता है, काम का तरीका होता है। हमें अगर डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड, जैसे आपने कहा है, हमारे टैक्स के चेयरमैन ने जाके सेनेट में कहा, या सॉरी पार्लियामेंट में कहा था कि $300 बिलियन स्विट्जरलैंड में पड़ा। मैं आज पूछता हूँ आपसे, कहाँ है वो $300 बिलियन? हमें दिखा तो देना, कोई नहीं है। अच्छा, इसी तरह एमनेस्टी स्कीम देने की जरूरत कोई नहीं। हमने इस पे भी पर्चे लिखे हैं, बहुत कुछ किया है, वेबिनार भी किए हैं। भाईजान, अगर कंस्ट्रक्शन चलानी है, खान साहब को ये मैंने ही समझाया था 20 साल पहले, अगर कंस्ट्रक्शन चलानी है सबसे पहली चीज है परमिशन दे। सिर्फ उनको ये एमनेस्टी और ये दे देना, परमिशन देते कोई नहीं। इस वक्त भी एलडीए के जो रूल्स है, हमने उस पर बड़ी बात की, हमने उस पर बहुत कुछ लिखा है, आप देख लें। पीडीए के रूल देख लें, उस पर भी हमने बहुत कुछ लिखा है। वो रूल्स कहते हैं कि आप ऊपर तो जा नहीं सकते, बना तो सकते नहीं बिल्डिंग तो 4 स्टोरी 5 स्टोरी की बन सकती है, आगे बन ही नहीं सकती। ठीक है, अगर 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग बनी है तो फिर हम क्या करें? ठीक है ना, 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग में तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने शॉपिंग मॉल नहीं बनने देना, अगर आपने चीजें नहीं बनने देनी, तो कैसे कुछ हो? तो हमें जनाब पहले बनाने तो दे, लोगों को काम तो करने दें। आपने जनाब उनको बनाने देनी, फिर रजिस्ट्रेशन
में 3 साल लग जाने, 3 साल लग जाने परमिशन लेने में, 5 साल लग जाने बनाने में, 6 साल लग जाने फिर किसी ब्यूरोक्रेट ने आके तंग करना है। ये निजाम में तरक्की नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो क्लेम कर रही है सर, इसमें क्लेम किए जा रहे हैं सर कतल कलामी होगी बिल्डिंग बन जाती जी सर। वो जो बात की जा रही है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में पाकिस्तान इतने नॉचेस ऊपर आ गया, वन विंडो ऑपरेशन और ये सारी चीजें, ये सब क्या है फिर? ये सब वर्ल्ड बैंक की बातें हैं। आप मुझे बता दें, आप मेरे साथ चलें, कल लाहौर में बिल्डिंग बना के मुझे दिखाएंगे। आपको अगर 5 साल में परमिशन मिल जाए तो बात करें। भाई दुबई में 1 साल में बिल्डिंग बनती है, अमेरिका में 1 साल में बनती है, सिंगापुर में 1 साल में बनती है। यहाँ 5 साल तो आप टकरे मारते फिरते, अड़ियां रगड़ते फिरते कि यार खुदा के वास्ते बिल्डिंग तो बनाने दो। तो कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? इस मुल्क में अभी तक शॉपिंग मॉल कोई नहीं है, इस मुल्क में स्कूल कोई नहीं है, इस मुल्क में आप बस शोरूम्स कोई नहीं है, इस मुल्क में कुछ भी नहीं बनने दिया आज तक। 70 साल हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं बनने दिया। ठीक, 2 शॉपिंग मॉल लाहौर में है 70 साल के बाद। डॉक्टर अकमल, बड़ा शहर है दुनिया। डॉक्टर अकमल, डॉक्टर नदीम कह रहे हैं इकोनॉमी को खोल दें, लोगों को काम करने दें, आसानियां पैदा करें। आप डॉक्टर नदीमुल हक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये बुनियादी बात की है कि ये एमनेस्टी देने का चक्कर नहीं है, ना ही टैक्स चोरों को पकड़ने का चक्कर है। बात यह है कि जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा तो वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ग्रोथ होगी और तरक्की होगी मुल्क की। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत से लोगों के पास इतना सरमाया है कि वो मुल्क को की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको एक एडवांस तरीन सेक्टर बना सकते हैं। अब मसला बिल्कुल ये सही कहते हैं, परमिशंस का है। देखिए ना, अगर आपने पहले स्टैंप ड्यूटी उन्होंने इतनी लगाई हुई थी कि वो लोग डरते थे जमीन खरीदने से भी और कंस्ट्रक्शन शुरू करने से भी। उसके बाद आपने डेवलपमेंट चार्जेस बनाए, अभी वहां पे कुछ बना तो कुछ भी नहीं है, तो डेवलपमेंट चार्जेस पहले से उनसे लेना शुरू कर देते हैं गरीब से, जो जिसने इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उसको 15-20 मुख्तलिफ किस्म की परमिशन लेनी पड़ती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वालों से अलहदा लेनी पड़ती है, वो बिल्डिंग्स वालों से अलहदा लेनी पड़ती है कि जी 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी से ज्यादा आप नहीं बना सकते। सर अगर ये हालात है, डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट में अर्ज जरा कर रहा हूँ, अगर ये हालात इन्वेस्टमेंट को रोक रही है चीजें, कि इन्वेस्टमेंट को जो चीज रोक रही है उसको उन रूल्स को आप काइंडली रिलीज कर दें और फिर आप देखेंगे। सर बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि आप लाहौर में आके देखें, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं उसमें सिर्फ मुल्क के 2 शहर हैं, कराची और लाहौर। प्रिसाइसली अगर लाहौर के अंदर यह हालत है कि वहां पर परमिशन मिलना और ये सारी चीजें, फिर हुकूमत क्लेम किस बात का करती है कि जनाब वन विंडो ऑपरेशन, आज आप इन्वेस्टमेंट करें, और फिर उन्होंने तो टाइम भी आपके 31 दिसंबर तक का दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसी सूरत में कौन आएगा फिर? डॉक्टर अकमल जी, ये मेरा नहीं ख्याल कि वन विंडो ऑपरेशन है इस वक्त। और जो आप जाके जरा पूछ लें जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, उनसे जरा जाके आप पूछ लें कि आपको क्या दुश्वारियां आई थी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी भी आदमी के पास इतना टाइम या एफर्ट लगाने के लिए अवेलेबल है कि वो एक शॉपिंग मॉल बना दे या एक 100 मंजिलों की टावर बना दे लाहौर के अंदर आके, जबकि उसके ऊपर इतनी सारी दुश्वारियां हैं। ठीक, तो इसलिए जितनी देर तक ये जो रूल्स बनाए गए हैं बिल्डिंग्स के साथ रिलेटेड, इनसे रिलीफ नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ डॉक्टर नदीम अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी सर, प्लीज एक सेकंड जरा बात कंप्लीट कर देते सर, प्लीज फरमाइए। मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि हुकूमत का बहुत सा इलाका शहरों में प्राइम लैंड है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो हम दोनों ये कहेंगे कि ये जो जमीनें हैं अर्बन एरियाज के अंदर, इनको आप लीज आउट करें, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स को, बैन अवी जो है उनको आप दें, लीज आउट करें, उनसे आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसों से आप अपनी डेट भी रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वो फिजिकल स्पेस मिल सकती है और फिर IMF के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर नदीम, सर अब जरा वक्त की कमी है, डॉक्टर अकमल वक्त की जरा कमी है, मैं डॉक्टर नदीम की तरफ आना चाहूंगा। सर ये फरमाइएगा, पॉलिसी रेट आप नीचे करके लेकर आए, क्या इस वक्त फिजिबल होगा आपके डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए? और हमने सीखा क्या? 13.25% तक हम लेकर चले गए, हमने किसको खुश किया?
हॉट मनी वाले पैसा बना के गए। इस मुल्क के साथ क्या हुआ सर? कि जी पॉलिसी रेट का एक मीडिया पे गिमिक बना हुआ है, किसी को समझ नहीं आती पॉलिसी रेट का क्या काम है क्या नहीं काम, कितना बिजनेसेस को पैसा मिलता है। पैसा तो मिलता ही नहीं बिजनेसेस को, पैसा तो सारा हुकूमत लेती है। क्रेडिट जो है उसमें से 60% तो हुकूमत लेती है, बिजनेस को बहुत कम करता है। बाकी जो रह जाता है वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन लेते हैं, बेचारे गरीब छोटे को कुछ नहीं मिलता। तो पॉलिसी रेट का इकोनॉमी से बहुत कम ताल्लुक है। ये सिर्फ ठीक है हुकूमत का आपस में चलता रहता है थोड़ा बहुत। और ये पॉलिसी रेट यस मैं मानता हूँ 13.5% नहीं लेनी चाहिए थी, गलती थी, पर ठीक है। पर ये पहली दफा तो स्टेट बैंक ने गलती की। हमने अभी एक पेपर लिखा, 3 पेपर लिखे, आप प्लीज जाके हमारी वेबसाइट पर भी देख लिया करें, कभी पढ़ लिया करें शो में। हमने तीन पेपर लिखे हैं कि पिछले 30-40 सालों में स्टेट बैंक ने 5 दफा गलती की है। 5 दफा, एक दफा नहीं, 5 दफा करेंसी क्राइसिस खुद स्टेट बैंक ने करवाया अपनी गलतियों से, बिकॉज नाअहली है और कुछ नहीं, नाअहली है। स्टेट बैंक ने 5 करेंसी क्राइसिस कराए हैं। ये जो एक्सचेंज रेट फिक्स की है ये 5 दफा की, अभी नहीं की। एक 2006 से 2000 से लेकर 2008 तक की एक्सचेंज रेट फिक्स थी, एक डार ने फिक्स की, एक उससे पहले फिक्स थी जब करेंसी क्राइसिस आया, जब हमने ये फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स किए। तो हमारी पॉलिसी गलतियां तो मशहूर है, बेतहाशा है, एक गलती तो नहीं है ना। आप सिर्फ एक कल की गलती लेकर बैठ जाते हैं कि 13.5% है, सो बिग डील, 13.5% है। इन्वेस्टमेंट तो 15% ही रहेगी, चाहे आप 4 पे ले जाए, चाहे 6 पे ले जाए, 0 इंटरेस्ट रेट पे ले जाए, इन्वेस्टमेंट नहीं उठना। बिकॉज इन्वेस्टमेट इसलिए नहीं उठती कि इन्वेस्टर जो है वो तो पागल है, वो तो चोर है। मैं घर बनाता हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, घर बनाया है, अगर मैं बिल्डिंग बनाऊं तो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक और डॉक्टर अकमल हुसैन आज के इस प्रोग्राम में हम शरीक रहे। और बहुत सारी थ्योरीज जो आश्कार नहीं थी, जो मीडिया पे भी डिस्कस इस तरह से नहीं होती हैं, यकीनन इन्हें होना चाहिए। आपका अगेन बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।